इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट है। कई बड़े देश महंगाई और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, लेकिन इस वैश्विक हलचल के बीच भारत ने अपनी आर्थिक ढाल तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ एक बेहद अहम बैठक की और पीएम ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, भारत की आर्थिक बुनियाद पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट के बीच कई बड़े देश महंगाई और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, लेकिन इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत ने अपनी आर्थिक ढाल तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बेहद अहम बैठक की, जिसमें आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। पीएम ने साफ कहा कि दुनिया में छाई अनिश्चितता के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियाद पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है। इस अहम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की विकास दर को बनाए रखने और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी नीतिगत कदमों पर अपने विचार साझा किए। बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभावों का भी आकलन किया गया। परिषद के सदस्यों ने भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित असर पर चर्चा की। चर्चा के दौरान ऊर्जा बाजारों, व्यापार मार्गों और व्यापक आर्थिक स्थिरता से जुड़ी चिंताओं की समीक्षा की गई, क्योंकि वेस्ट एशिया में लंबे समय से जारी तनाव वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर मजबूत 7.8% दर्ज की गई, जबकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान भारतीय आर्थिक वृद्धि दर 7.7% रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल एक ही चर्चा का विषय है कि इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7.7 के आसपास है। आज जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर डॉलर में उसको देखा जाए, वो भी बढ़ रही है तेजी के साथ में, और हमारा जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित नहीं है। मुद्रास्फीति की दर 2.1 पर आ गई है। तो ये जो आर्थिक सुधार है, मैं समझता हूं कि आज जितना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास में है, तो उससे अगर ये जो आप ईंधन की, पेट्रोल की, कच्चे तेल की, गैस की उपलब्धता की बात करते हैं, यानी आयात का, तो 10.5 महीने का आयात का जो पैसा है वो विदेशी मुद्रा के रूप में वो आज भारत के पास में मौजूद है। बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकारों से कहा कि हमें केवल वर्तमान संकट से निपटना ही नहीं है, बल्कि आगामी दशकों के लिए भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना है। इस बैठक से निकले सुझाव सरकार की आगामी नीतियों में साफ तौर पर नजर आएंगे। सरकार का ध्यान अब ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर मिशन और स्किल डेवलपमेंट पर और तेजी से केंद्रित होने वाला है, ताकि भारत की यह आर्थिक रफ्तार आने वाले कई सालों तक निर्बाध रूप से जारी रहे। और खबर बिहार से, पटना की कोचिंग फायरिंग विवाद से मुश्किलों में घिरे खान सर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब खान सर के वकील ने दावा किया है कि सरेंडर वो नहीं करेंगे, बल्कि अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। वाले खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। पटना कोचिंग फायरिंग विवाद से मुश्किलों में घिरे तो खान सर को पटना पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं खान सर के समर्थन में उतरे छात्र छात्राएं भी पुलिस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसी बीच खान सर के वकील अरविंद कुमार ने साफ कर दिया है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। खान सर के वकील ने इस पूरी कानूनी कार्रवाई को एक सोची समझी साजिश और प्रतिशोध का हिस्सा बताया है। वो इन पर कुछ नहीं है, वो पुलिस स्टेशन में ही लिखा गया है। जो भी एफआईआर लिखा गया है उसका कोई लीगली कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर लिखा गया है। खान सर से पुलिस को भेंट है 4 तारीख को।
और उन्होंने ही अपने गार्ड को बुलवाकर पुलिस को हैंडओवर किया है और वो इंक्वायरी के लिए ले गई है। उसके बाद एफआईआर कर दी है और खान सर का नाम भी इंसर्ट कर दी है इन रिटेलिएशन, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूशन के एक पदाधिकारी ने एफआईआर किया है केयर टेकर ने दूसरे इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के खिलाफ और अदर पर्सन्स के खिलाफ, जो उनके गार्ड को मारपीट किया, सिर को फाड़ दिया है, हेड इंजरी है और उसी रिटेलिएशन में ये केस किया गया। इस वक्त खान सर कहां हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन खान सर के वकील ने खुलासा कर दिया है कि वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। वो भी नहीं था ना, खान सर क्यों आएंगे? एंटीसिपेटरी का हाई है जब रास्ता, तो एंटीसिपेटरी फाइल होगा उनका, तो सरेंडर क्यों करेंगे? वो अभी नहीं, फाइल हो जाएगा। लेकिन वकील अरविंद कुमार ने साफ कर दिया है कि खान सर सरेंडर नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि वो कानूनी तौर पर इस साजिश का मुकाबला करेंगे। वहीं खान सर के समर्थन में छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का दो टूक कहना है कि सुरक्षा करना गार्ड का काम होता है और अभी भीड़ और बढ़ेगी। एक बात बोलेंगे, खान सर इतना कुछ किए हैं, इसके बाद भी उनको प्रूफ करना पड़ रहा है, तो लालच है उनके स्टूडेंटों पे। अभी तो ये कम भीड़ है, अभी देखिए कितना भीड़ होगा। उनके सपोर्ट में हर कोई है, उनको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या है नहीं है। बहुत कोई बोल रहे हैं कि खान सर असहाय महसूस कर रहे हैं। हम लोग के रहते हैं ना, उनको कोई डर नहीं है, कोई छू भी नहीं सकता है, कैसे कोई अरेस्ट करके ले जा सकता है? ऐसा नहीं है, सारा सीसीटीवी रिकॉर्ड भी दिखाया गया, गोली भी चली है। सर जो बोल रहे थे कि 8-10 राउंड फायरिंग हुई है, हम लोग पास वीडियो भी है, सर सुबह में दिखाए हुआ था फायरिंग, और मतलब बचाने के लिए गार्ड कर दिया है हमारी फायरिंग, उसी को सब झूठ बोल के अफवाह बनाए। खान सर के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब देखना होगा कि खान सर को पटना पुलिस गिरफ्तार करती है या कोर्ट से राहत या झटका मिलता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 516 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और नोएडा में ही नहीं बल्कि गोंडा में भी हो रहा है। दंगाइयों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि अब कोई दंगाई आंख नहीं उठा सकता। अगर हमारे उत्सव में किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता। यूपी में अभी से चुनावी माहौल बनने लगा है। मिशन 2027 को फतह करने के लिए अभी से सीएम योगी ने मैदान संभाल लिया है। आज गोंडा को 516 करोड़ रुपए की सौगात देने के बाद सीएम योगी ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले गोंडा में भी दंगे हुए, दुर्गा पूजा में बाधा डाली गई थी, लेकिन अब कोई दंगाई आंख नहीं उठा सकता। अगर हमारे उत्सव में किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। गोंडा में सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जब गलत सरकार आती थी तो विकास केवल एक गांव तक सीमित हो गया था। सत्ता में बैठे लोग पेशेवर गुंडों के सामने नतमस्तक होते थे और राज्य में महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। जहां सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं अपनी सरकार की जमकर तारीफ भी की। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में चेहरा, जाति या क्षेत्र नहीं देखा जाता, सिर्फ पात्रता देखी जाती है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता।
सब कुछ वहां। हमारे लिए हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था। हमने ये नहीं कहा कि सैफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में। सीएम योगी का कहना है कि डबल इंजन सरकार का परिणाम है कि 10 कदम दूरी बढ़ाने वाले आज गले लगाने को बेताब रहते हैं। अब देखना होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का ये प्रचार कितनी सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो पाता है। और अब बात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड से जुड़ी खबर से। विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 50,000 का इनामी बदमाश कमलेश बिंद गाजीपुर पुलिस के इनकाउंटर में ढेर हो चुका है। लेकिन अब इस इनकाउंटर के बाद सुलगती चिंगारी अब एक बड़े बवाल में तब्दील हो गई है। इनकाउंटर की खबर के बाद से ही पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मामला उस वक्त बेकाबू हो गया जब भारी सुरक्षा के बीच पुलिस कमलेश का पार्थिव शरीर लेकर उसके पैतृक गांव पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। गांव वालों का गुस्सा इस कदर फूटा कि पुलिस को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 50,000 का इनामी बदमाश कमलेश बिंद गाजीपुर पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद सुलगती चिंगारी अब एक बड़े सवाल में तब्दील हो गई है। एनकाउंटर की खबर के बाद से ही पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मामला उस वक्त बेकाबू हो गया जब भारी सुरक्षा के बीच पुलिस कमलेश का पार्थिव शरीर लेकर उसके पैतृक गांव पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस टीम को देखते ही अपना आपा खो दिया। देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। गांव वालों का गुस्सा इस कदर फूटा कि पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी। वहीं गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज राजा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम पर पथराव करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया जा रहा था घाट के लिए, तब उसमें शामिल भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया और जिसको तत्काल कंट्रोल किया गया मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है 60-70 लोगों के विरुद्ध। इसमें कुछ नामजद हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से संजय प्रधान का रोल सामने आ रहा है, उसके द्वारा ये करवाया गया। संजय प्रधान एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्ध एवं अन्य जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अराजक तत्व, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इनके विरुद्ध सबके कठोर कार्रवाई की जाएगी। कमलेश बिंद की मौत के बाद अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे सड़क छाप न्याय और मानवाधिकारों का हनन बताया है। बहरहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच की मांग भी तेज हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राज्य की योगी सरकार पर पीडीए के लोगों का एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। ना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? सबसे पहला सवाल तो ये है। ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रशिक्षण दिखाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले। तो क्यों नियम और कानून बनाए गए हैं और आप कितने लोग का एनकाउंटर करें? दूसरी बात है, लोगों में गुस्सा तो आएगा, जब गलत होगा तो लोगों के गुस्सा तो जागृत होगा ही। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, उनके राज में सबसे ज्यादा एनकाउंटर पीडीए के लोगों के ही हुए हैं। देखिए, सपा को तो बोलना ही नहीं, उनके समय तो और हुआ था। हम तो जेल में थे ना, हमारे ऊपर गोली चली थी। उनके समय तमाम पुलिस वाले हमसे मिले जेलों में कि जो गलत एनकाउंटर में जेलों में न्यायालय के आदेशों पर। तो इस तरीके से नहीं होना उनका। हम तो ये कहते हैं कि आज के दिन में सरेंडर करने का अवसर मिला लोगों को, न्यायालय से अभिरक्षा मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगा और एक लिमिट के अंतर ऐसे अपराधियों के खिलाफ हो जो अपराधी। देखिए, जो भी है वो जांच हो रही है, जो जांच के दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। कौशाम्बी में परसों की घटना है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बिरादर एक लड़की की हत्या कर दी। वो भी तो पीडीए हैं। तो पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए की हत्या क्यों करते हैं? अभी 28 तारीख को आपके मऊ हल्दरपुर थाने में पीडीए के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी के ही बिरादर एक राजभर की हत्या कर दी, गोली मार के 4 लोगों ने मिलकर।
मऊ के मधुबन में 5 लोगों ने मिलकर हत्या किया। देवरिया में राजकुमार चौहान की समाजवादी पार्टी के नेता ने हत्या किया। बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला राजभर आइसक्रीम बेच रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने कहा कि आइसक्रीम दो, आइसक्रीम दिया। उसके बाद जब पैसा मांगा तो उसका गर्दन काट दिए। यही पीडीए के नारा देने वाले लोग हैं। कमलेश बिंद की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि कमलेश को घर से बुलाया गया और बाहर ले जाकर एनकाउंटर कर दिया गया। पत्नी के आरोपों के बाद अब यह मामला और भी ज्यादा गर्मा चुका है। गांव में हुआ पथराव इस बात का गवाह है कि विनीत राय हत्याकांड की जांच भले ही इस एनकाउंटर के साथ सिमटती दिख रही हो, लेकिन इस मुठभेड़ की सच्चाई साबित करना अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के 23 सांसद के बागी गुट के संपर्क में होने के बारे में बताया जा रहा है और इससे पार्टी में टूट की आशंका भी बढ़ती जा रही है। कई सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भी चर्चा है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी का कहना है कि बहुत कुछ हो सकता है। अब इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई हैं और पार्टी के अंदर असंतोष की बात भी सामने आ रही है। ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल की सत्ता क्या गई, मानो एक एक करके अपने बेगाने होने लगे। पहले कई विधायकों ने साथ छोड़ा, अब खबर है कि टीएमसी के 23 सांसद बागी गुट के संपर्क में हैं। खबर यह भी है कि कई सांसद बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। जहां ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले विधायकों की संख्या कम होने की जगह बढ़ती रहेगी, वहीं ऋतव्रत बनर्जी सांसदों पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, या कह लीजिए कि अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। मुझे ऐसा, मैंने जो लोकसभा या राज्यसभा के एमपी लोग हैं, पिछले 7 दिन में किसी से भी मेरा कोई बात नहीं हुआ है, तो बात नहीं होने से मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। अगर इन लोगों के पास कैडर ही नहीं है तो ये लोगों का तो फ्यूचर में क्या करेंगे? ये लोग है ही नहीं कोई, तो कौन उसका बॉस है? जो उनको टिकट दिया तो उसका हाथ में भी तृणमूल कांग्रेस का दल ही नहीं है, पार्टी नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? हवा में घूमेंगे? तो देखते रहिए क्या होते हैं। हम भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में अभी इतिहास हो रहा है। टीएमसी बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी के सियासी तीर ममता की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी भी एक्शन में आ गई है। पार्टी की बैठक में टीएमसी ने पार्टी के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा के स्पीकर द्वारा नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। टीएमसी इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देगी। लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है, उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाईकोर्ट में होगा। पहले हाईकोर्ट में ही होता है, हाईकोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। पार्टी बचाने की लड़ाई में ममता बनर्जी कमजोर नहीं दिखना चाहती है। जहां वह कोर्ट जाने की बात कर रही है, वह उनके करीबी बागियों को नादान बता रहे हैं और इस्तीफा देकर मैदान में उतरने की चुनौती दे रहे हैं। बोला है चीफ एडवाइजर है, उस बात को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति में नादान है। तृणमूल का राजनीति में पहले सीपीएम था, उसका बाद इधर आया, राज्यसभा में था, अभी 1 महीना तो एमएलए हुआ है। पीपल्स ने वोट दिया, वो पब्लिक भी नहीं देखा, वो पॉलिटिक्स में नादान है। और उन्होंने जिसका नाम लिया वो शुभेंदु अधिकारी का टाउट है। कुल मिलाकर कहें तो ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में उनके साथ कितने विधायक और कितने सांसद बचते हैं। और चलिए अब बात करते हैं अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव की स्थिति है, युद्ध जो चल रहा है और उस युद्ध की वजह से जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके बारे में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा में है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि लगातार हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास केवल 21 से 22% मिसाइलें ही बची हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे गलत बताया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर वैश्विक समुदाय की नजर बनी हुई है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी अब और बढ़ चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि लगातार हुए हमलों के बाद अब ईरान की कमर टूट चुकी है और उसके पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें ही बची हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ईरान का मिसाइल भंडार खत्म होने की कगार पर है? और इस दावे के बाद मिडल ईस्ट में युद्ध की ताजा स्थिति क्या है, हम आपको बताते हैं। did an excursion. You know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people. It should have been done for 47 years. They've been killing our people. 47 years. मिडल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान के सैन्य तंत्र को तहस नहस कर रख दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तेहरान के पास अब अपनी पुरानी मिसाइल क्षमता का केवल 21 से 22% हिस्सा ही बचा है। उनके पास अब भी काफी मिसाइलें हैं, लेकिन जब हमने हमला शुरू किया था तब जितनी थी उतनी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की मारक क्षमता अब दम तोड़ रही है। उसके पास अब अपनी कुल मिसाइलों का 25% हिस्सा नहीं बचा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को मिडल ईस्ट में हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं ईरान की तरफ से भी धमकियों का दौर कम नहीं हुआ है। ईरानी कमांडरों का दावा है कि उनके पास अब भी अंडरग्राउंड मिसाइल स्टीज सुरक्षित है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक प्रयास कामयाब होते हैं या फिर मध्य पूर्व में तनाव का नया दौर शुरू होता है। आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज और आगामी एशियन गेम्स के लिए भारतीय T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम सिलेक्शन में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का है। बिहार के लाल वैभव ने भारतीय टीम में जगह बनाते ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान सचिन तेंदुलकर का एक बेहद पुराना और ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो भारत के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज और आगामी एशियन गेम्स के लिए भारतीय T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम सिलेक्शन में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का है। बिहार के लाल वैभव ने भारतीय टीम में जगह बनाते हुए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान सचिन तेंदुलकर का एक बेहद पुराना और ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो भारत के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। वैभव के पिता, चाचा, गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेहनत किया और वो मेहनत का भी फल मिल रहा है और देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस अब यही इच्छा है कि देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जिताए, खूब रन बनाए। मौका नहीं मिला कुछ बातचीत करने का, बहुत भीड़ हो गया, इतने लोग आ गए कि हम लोग बात नहीं सही से, खाना नहीं खा पाया यहाँ। उसको शाम में जाना था, सवेर में लेके भागना पड़ा हमको, उससे कुछ नहीं। अब फोन पर आज बात करेंगे अच्छा से। मैं मेहनत किए, दुनिया में हर पिताजी माताजी अपने बच्चे के लिए लाइन कोई हो खूब मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि बच्चा अपने अथी में शीर्ष पर जाए। हमारा भी यही इच्छा था। बच्चा बचपन से मेहनत किया है और हमारे जो मैंने मनोकाम जो है उसको मेहनत किया है, पूर्ण किया है। कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाना, ये भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में आज वैभव T20 भारतीय टीम चयनकर्ताओं ने
वो सेलेक्ट किया, इसलिए मैं पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही वैभव सूर्यवंशी को इस T20 इंडिया टीम में आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सिलेक्शन किया गया, इसलिए बधाई देता हूँ। और इस चयन से हमें लग गया था IPL में जो वैभव ने अपने खेल के द्वारा अद्भुत, अविश्वसनीय और जो प्रभावशाली खेल खेला था, जिसमें सबसे ज्यादा छक्का, 776 रन पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन, ऑरेंज कप और सुपर स्ट्राइकर जैसे खिताब उन्होंने पाया। उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन्हें इंडिया टीम को सेलेक्ट करेगी और वो सपना पूरा हुआ। कम से कम उनमें वैभव ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, ये हम लोग को आशा था, जो इंतजार था कि टीम इंडिया में जरूर एक दिन खेलेगा, आज वो पूरा हुआ है। इसलिए BCCI टीम को धन्यवाद और शुभ आशीष। जी बहुत खुश है, पूरा सारा जहान खुश है, सारी धरती आसमां खुश है। आज चूँकि अपना बच्चा जो है जो मुकाम उसको प्राप्त करना ही था, और चूँकि ये तो होना था, हम तो बार बार कह रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उसने अपने खेल के दम पर, अपनी काबिलियत पे उसने ये सब लोगों को पहले ही भरोसा दिला दिया था। मैंने तो, मुझे भी कुछ लगा था ऐसा आसाना, तो मैंने फेसबुक पर अभी कुछ देर पहले लिखा था कि आज हमारे ताजपुर के लिए एक प्रत्याशित खुशी मिलने वाली है। और कुछ देर के बाद, लगभग घंटे के बाद, वो खुशी का समाचार मिल गया, फ्लैश हुआ कि आज वैभव का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, और हम लोग सब बहुत खुश हैं। टीम इंडिया में चुने जाने पर वैभव सूर्यवंशी के कोच गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। एज ए कोच मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और पूरे बिहार के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और आपने देखा कि उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, तो मेरी उम्मीद से ये सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जो भारत के लिए खेलने जा रहे हैं। तो आने वाले समय का भारत का नया सितारा आ गया है। अभी T20 फॉर्मेट में उनको मौका दिया गया है, जैसा उन्होंने IPL में या अंडर-19 वर्ल्ड कप में, राइजिंग स्टार एशिया कप में किया है। वो अगर यहाँ परफॉर्म करते हैं तो आने वाले समय में वो टीम इंडिया के वनडे टीम के भी पार्ट होंगे, टेस्ट के भी पार्ट होंगे। और भी हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने कम उम्र में उन्होंने ये करके दिखाया है, हर लेवल पे परफॉर्म किया है, और वो परफॉर्मेंस ही आज उनका बेस बना है कि वो आज भारतीय टीम में सेलेक्ट हुए हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिज फैमिली, टू वैभव सूर्यवंशी, और दिस इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एज ए कोच। पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। हाल ही में खत्म हुए IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से वो कोहराम मचाया जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। पूरे सीजन में उनके बल्ले से आग उगलती हुई पारियां देखने को मिली, जहां उन्होंने कुल 776 रन कूद डाले। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो करीब 236 का था, जो इस T20 लीग के इतिहास में अविश्वसनीय माना जा रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। जौनपुर के शाहगंज में समाधान दिवस के दौरान जमीन विवाद का मामला सामने आया। प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। पीड़ित रितेश जायसवाल ने जिलाधिकारी के समक्ष रोते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय बीजेपी नेता ओम प्रकाश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल और सभासद पति कृष्णकांत सोनी उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक वो लंबे समय से अपनी जमीन बचाने और न्याय पाने के लिए अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समाधान दिवस में DM के समक्ष अपनी बात रखते हुए उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जांच का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शनिवार को अपने पहले झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद झारखंड में उनकी ये पहली यात्रा है। रांची के प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया।
ढोल नगाड़ों, फूलों और आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले नितिन नवीन ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जननायक कर्पूरी ठाकुर और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाशपति मिश्र की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में पूर्व बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए और साधारण चाय बेचने वाले परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सेवा का अवसर मिलना भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि है। अमर बावरी ने रांची में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा और इसे जनता के विश्वास और विकास की निरंतरता का परिणाम बताया। ये ऐतिहासिक अवसर है, विशेष करके जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की और जो लोकतांत्रिक गणराज्य की कामना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, वो सही बात में पहली बार फलीभूत हो रहा है। निर्वाचित रूप से एक साधारण घर का बेटा, एक चाय बेचने वाला लड़का आज देश का प्रधानमंत्री का रूप में 3 बार सेवा करने का मौका पाया है। ये हम सबके लिए अत्यंत उल्लास का समय है। निर्वाचित प्रधानमंत्री का लंबे समय तक देश का सेवा करना यह दिखलाता है कि मोदी जी ने न सिर्फ सेवा प्रधानमंत्री के रूप में दिया है, बल्कि उन्होंने लोगों का दिल को भी जीता है। और यही कारण है कि लगातार वो जीतते हैं। अपने डिलीवरी सिस्टम के कारण जो वो करते हैं, जो कार्य योजनाओं का वो योजना बनाते हैं, उसका शिलान्यास भी करते हैं और उसका उद्घाटन भी करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा है सरकारें लटकाने, भटकाने और रखवाने का काम करती थी। एक शिलान्यास नेहरू जी ने किया तो उसका उद्घाटन राजीव गांधी जी करते थे। अब एक ही कार्यकाल में मोदी जी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो फिर उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये जो देश में बदलाव आया है, ये जो मेकओवर हुआ है देश का, काया पलट हुआ है, कायाकल्प हुआ है 2014 के भारत, पहले का भारत और मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल, ये विश्वास के हैं, पूरे देश के विकास के हैं और लोगों के कल्याण के हैं। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को पार्टी की उम्मीदवारी से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने और स्थिति की समीक्षा करने के बाद निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सभी दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता वैद्यनाथ राम के नाम पर आम सहमति बनाई और उनके नाम पर मुहर लगाई। यानी कि अब राज्यसभा के लिए जेएमएम की तरफ से वैद्यनाथ राम उम्मीदवार होंगे। अपने नेता केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी को कल अधिकृत किया था कि पार्टी के उम्मीदवार का सभी विषयों को परीक्षण करके आगे की स्थिति की समीक्षा उपरांत वो निर्णय ले। और हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने समस्त विचार उपरांत पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता श्री बैजनाथ राम जी के नाम पर सहमति बनाई और पार्टी के तरफ से उन्हें आसन्न राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित की है। श्री बैजनाथ राम जी माननीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, निर्देशन में आगामी सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक दिवसीय आम महोत्सव बिक्री सह प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ किया गया। मनरेगा के तहत आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन उपायुक्त राजीव रंजन ने किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम उत्पादकों ने अपने स्टॉल लगाए और आम की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन भी किया। उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी स्टॉलों का भ्रमण किया, आमों की गुणवत्ता का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना और मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण किसानों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आम महोत्सव का आयोजन किया गया है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के पदाधिकारी अब्दुल हमीद खान ने बताया कि ये दूसरा वर्ष है जब झारखंड के आमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो सफलता मिली थी उसके बाद किसानों में काफी उत्साह बढ़ा है और विशेष रूप से अमरपाली आम की विदेशों में अच्छी मांग देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड में अभी आम बागवानी करवा रहे हैं। समाहरणालय परिसर विकास में झारखंड सरकार की मजबूत सफलता रहेगा, खास करके और खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के अहिरौला गांव में मृतक धनराज मौर्य के यहां घटना के 11वें दिन पहुंचने पर डीएम नितिन जैन को परिवारजनों का और ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने डीएम और एसपी के सामने दोनों थानों के प्रभारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक की माता को शासन से जारी 3 लाख रुपए का चेक देने में भी 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया क्योंकि परिवार के लोग चेक स्वीकार नहीं कर रहे थे। आरोपियों को बचाने का आरोप थानाध्यक्ष पर ग्रामीण लगा रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले कोतवाल उतरौला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और सभी संलिप्त आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। महिलाओं ने एसपी को भी नहीं बख्शा और उनका कहना था कि पुलिस आरोपियों के घर की सुरक्षा कर रही है जबकि अहिरौला गांव में एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। पुलिस ने शुरू से ही हमलावरों का बचाव किया है, ये गांव वालों का आरोप है। गांव आने के मुख्य मार्ग पर ही आरोपियों का घर है और इससे ग्रामीण काफी भयभीत हैं। मौके पर मौजूद विधायक राम प्रताप वर्मा ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं रहा। ग्रामीणों की नाराजगी बरकरार रही। परिवार के लोगों का कहना है कि सीएम के आगमन के बाद उन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोका गया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मान मनोवल और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मृतक धनराज की मां पार्वती देवी को डीएम ने 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। डीएम ने पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को कहा है अहिरौला गांव में नियमित रूप से पिकेट ड्यूटी और पुलिस की गश्त की व्यवस्था कराने के लिए। डीएम ने ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया है कि इस मामले में प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के भाई राजू मौर्य ने डीएम को बताया कि गांव में बुरी नीयत से आने वाले शोधों का विरोध, गो तस्करी और गोवध के आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाने की नाजायज सजा धनराज को मिली है। कार्रवाई कराने की मांग का एक प्रार्थना पत्र भी इस दौरान डीएम को सौंपा गया। और अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर में हम आपको ये बता दें कि उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसके बारे में अयोध्या से खबर है।
अयोध्या के भव्य राम मंदिर परिसर में बने सभी उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होना बाकी है और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आगामी 23 जून को आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और इस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि राम मंदिर परिसर के सभी उप मंदिरों में ये अंतिम मंदिर है जिसके शिखर पर ध्वजा फहराई जानी है। ध्वजारोहण के साथ ही परिसर के सभी मंदिरों पर ध्वजा स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस अवसर को भव्य और यादगार बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 3000 राम भक्तों को आमंत्रित किया गया है। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। यह आयोजन राम मंदिर परिसर के विकास और धार्मिक महत्व की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय चंपत जी के मार्गदर्शन में, उनके संयोजकत्व में परकोटों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उसी परकोटे के अंतर्गत ही जो है शेषावतार का मंदिर रह गया है। 23 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं उनकी उपस्थिति में जो पहुंच पाएंगे, जो हैं वर्तमान में, उनकी उपस्थिति में, साथ ही साथ अनेक जो महानुभाव उपस्थित रहेंगे, उनके की उपस्थिति में इस प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। फाइबर स्क्रैप में लगी आग की धुएं की चादर में घिरा अचरौंडा ग्रामीणों का फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। खबर हम मेरठ की बता रहे हैं, जहां पर परतापुर थाना क्षेत्र के अचरौंडा बहादुरपुर रोड स्थित एक खाली प्लॉट में शनिवार सुबह फाइबर स्क्रैप और कबाड़ में पड़ी रुई के ढेर में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग से उठे घने धुएं ने गांव अचरौंडा को अपनी चपेट में ले लिया। इससे ग्रामीणों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में संचालित कुछ फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को आए दिन खाली प्लॉट में जलाया जाता है। शनिवार को भी कथित रूप से फाइबर स्क्रैप और रुई के ढेर में आग लगा दी गई, जिसे देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों से आसपास की फैक्ट्रियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला। अपराजिता स्पिनिंग मिल के बाहर धरने पर ग्रामीण बैठ गए और संबंधित फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में भारत केमिकल इंडस्ट्रीज, अपराजिता स्पिनिंग मिल और जेके फाइबर इंडस्ट्रीज समेत कई फैक्ट्रियां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर रही हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण के कारण गांव में गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। भूजल भी इससे दूषित हो रहा है। आरोप यह भी है कि कुछ इकाइयों में अवैध रूप से केमिकल और कीटनाशक पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है और दूषित पानी जमीन में छोड़ा जा रहा है, जिससे गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। लोगों का यह भी कहना है कि लंबे समय से प्रदूषण के कारण उन्हें सांस संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। धरने के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही प्रदूषण फैलाने वाली इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोग आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में सीसीएस यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष विजय राणा, मनीष राणा, सचिन चौधरी, मोती चौधरी, सोनू राजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। फैक्ट्री बनी हुई है, इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा, कबाड़ा जला रहे हैं, बुरा हाल कर रखा। प्रदूषण देख लो, ये देखो कितनी बुरी डाल आग लगा रखी है। गांव में बालकों का जीना दुश्वार हो रहा है। इतना बेकार है, जो नलके हैं सबने पड़वा दिए हैं अपने। बच्चों में सांस की बीमारी फैल रही है, इससे कैंसर की बीमारी फैल रही है। कैंसर भी होगा इससे। ये फैक्ट्री वाले यहाँ पे कबाड़ इकट्ठा करते हैं
यहाँ रुई है इनकी और दुनिया भर का आसपास की जितनी फैक्ट्री है सब कबाड़ा इकट्ठा करके इनका आए दिन ये काम है कि 15 दिन 20 दिन महीने में ये आग लगा देते हैं। बस यहाँ फैक्ट्री में बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, ये आप देख सकते हो हमारे पीछे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा, गांव में बुरा हाल हुआ पड़ा, सबका सांस का रोग है, किसी का कोई समस्या किसी का कुछ समस्या और कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।